वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस साल नहीं, मतलब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 2017 के पेपर। कौन से मैम, कौन से देखो जरा क्या लिखा है यहाँ पे, मेन एग्जाम। याद करो, मैंने तुमको बताया था कि सीबीएसई क्या करता है, 3 सेट्स ऑफ पेपर बनाता है। हाँ मैम, यहाँ लिखा है सेट 1, नहीं, इनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। कौन सा बोल रही हूँ मैं? एक होता है दिल्ली के लिए, एक होता है अब्रॉड के लिए और एक होता है ऑल ओवर इंडिया के लिए, दिल्ली को छोड़ के, आउटसाइड दिल्ली भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम कौन सा वाला डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं मेन एग्जाम का सेट 1। अब बोलोगे मैम फिर सेट 1, सेट 2 और सेट 3 नहीं डिस्कस करेंगे? नहीं करेंगे। उसका रीजन है क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं सेट 1, 2 और 3 में सेम होते हैं। सिर्फ अंतर कहाँ रहता है? शफल्ड रहता है, ऊपर नीचे रहते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारा डिस्कशन कहाँ होने वाला है? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको कंटेंट मिलता है फ्री, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2017 का पेपर। तो बुक ओपन करो, कॉपी ओपन करो और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सेम वही पैटर्न रखेंगे, कीवर्ड्स को करेंगे अंडरलाइन, 5 सेकेंड्स लेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आता है सब बोल देंगे, फिर बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ऑटोमेटिक फिल्टर आउट हो जाएगा कि एक्चुअली काम का क्या है और इसमें लिखना क्या है। ठीक है, तो देखो, व्हाट आर क्रायोजीन। जैसे ही क्रायोजीन बोला, क्या याद आया मैम? क्रायोजीन एक जीन होता है, एक बैक्टीरिया से निकाला गया है। जरा उसका बैक्टीरिया का नाम बताओ मैम। बैसिलस थूरिनजेनेसिस। बहुत बढ़िया। क्यों निकाला गया? ऐसे ही मजा आ रही थी इसलिए निकाल दिया? नहीं मैम, क्योंकि इससे हम क्रिएट करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। इसी से जो रिलेटेड जो क्रॉप बनते हैं, जिनमें ये जीन होता है, उनको हम बीटी प्लांट बोलते हैं या बीटी क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल बताओ मैम। बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजल। ठीक है, तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट बनाता कैसे है मैम? ये ऐसे बनाता है कि ये जो क्राई जीन है ये एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। तो पर क्राई प्रोटीन हम लिखते हैं कैपिटल में CRY। क्राई ही क्यों बोला? रोने कैसा नाम रखा है क्राई? नहीं मैम, क्राई का मतलब लिया गया है क्रिस्टल प्रोटीन। तो ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो ये अपना मेन काम करता है। प्रॉब्लम प्रोटीन से नहीं है, ये प्रोटीन तो है पर साथ में क्या है? एक टॉक्सिक है, मतलब टॉक्सिन भी है ना, जहर है। तो ये एक्टिवेट कैसे होता है मैम? जब इसको एक गट, मतलब जो इंसेक्ट रहता है, जैसे ही इसको खाता है तो उसके गट में जैसे ही जाएगा तो वहां पे रहता है अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन मतलब हाईली बेसिक पीएच। ठीक है, उस केस में पीएच जैसे ही उसको बेसिक मिलता है, वो इनएक्टिव फॉर्म से, मतलब प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म से टॉक्सिन बन जाता है। क्या बन जाता है? जो प्रोटोटॉक्सिन रहता है से वो एक्चुअली टॉक्सिन बन जाता है। किसके प्रेजेंस में? अल्कलाइन पीएच की मदद से। ठीक है, अल्कलाइन या बेसिक पीएच की मदद से। अब ये जो टॉक्सिन है वो क्या क्रिएट करेगा? पोर्स क्रिएट करेगा। किसमें मैम? अरे जिसने खाया है इसको, मतलब पेस्ट। हाँ बिल्कुल सही। और क्या होगा? पोर्स होंगे, लाइसिस होगा और सेल बर्स्ट होके टूट जाएगा और मर जाएगा। अब सेल मरेगा तो ऐसे तो है नहीं कि एक ही सेल मरेगा, बहुत सारे सेल मरेंगे और अल्टीमेटली होगा क्या कि वो जो पेस्ट है उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो हो गया तुम्हारा प्लांट रेजिस्टेंट उस पर्टिकुलर पेस्ट की तरफ। अच्छा मैम, कौन से पेस्ट आएंगे? तो इसके अंडर आते हैं लेपिडोप्टेरन्स, जो जनरली हम टारगेट करते हैं, जैसे बोलवर्म हो गई, कॉर्न बेयरर्स हो गए। याद आया? चलो अब बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो वो बोल रहे हैं बताओ क्रायोजीन क्या है? तो क्रायोजीन कुछ और नहीं, क्या है? एक ऐसा जीन जो क्या कोड कर रहा है या किस चीज के लिए कोड कर रहा है? एक प्रोटीन के लिए। उस प्रोटीन का नाम क्या है? क्राई प्रोटीन। जो क्या है नेचर में? एक टॉक्सिन है जो क्या करेगा? किल करेगा पेस्ट को। ठीक है, उसी का सेकेंड पार्ट, इन विच ऑर्गेनिज्म आर दे प्रेजेंट। अभी तो बोला एक्सट्रैक्ट किससे किया था मैम? एक बैक्टीरिया से जिसका नाम क्या है? बैसिलस थूरिनजेनेसिस। आई कहानी समझ में? चलो आंसर देखते हैं। द जीन विच कोड फॉर बीटी टॉक्सिन, क्राई प्रोटीन, टॉक्सिन, प्रोटीन्स। मतलब ये जीन वो है जो किसको कोड कर रहा है? एक टॉक्सिन के लिए या क्राई प्रोटीन्स के लिए या टॉक्सिन प्रोटीन के लिए। कहां से कोड हुआ है? बैसिलस थूरिनजेनेसिस इज द ऑर्गेनिज्म। हुई बात क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। अब बोलोगे मैम पर हम कैसे डिसाइड करें कि जितना भी हमने डिस्कस किया है वो भी लिख दे क्या? इसमें नहीं लिखोगे। क्या इस क्वेश्चन के सामने लिखा है दैट हाउ दिस जीन मेक प्लांट
पेस्ट रेजिस्टेंट, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। या फिर एक्सप्लेन द फंक्शन विद द मैकेनिज्म, क्या ये भी लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो क्यों लिखोगे इतनी सारी चीजें? आई कहानी समझ में? फिर से इन सारे क्वेश्चन के तुम मार्क्स भी देखा करो। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क में है या 1 मार्क में है तो बस ये 2 लाइन ही इसका आंसर है। अगर सेम क्वेश्चन उठा के उन्होंने 3 मार्क्स में दे दिया, हाँ बाबा, फिर तो पूरी कहानी ही लिखनी पड़नी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन वन एप्लीकेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर याद होगा इस टाइप के क्वेश्चन, डिफाइन, मेंशन वन एप्लीकेशन, इस टाइप के क्वेश्चन स्पेसिफिकली 2019 में भी पूछे गए थे और 2018 में भी पूछे गए थे। अलग अलग सेट्स में पूछे गए थे, मतलब कभी दिल्ली वाले में पूछते थे, कभी ऑल इंडिया लेवल वाले पे पूछते थे, या फिर कभी अब्रॉड वाले सेट में पूछते थे। पर तुम्हें समझ में आ रहा है पैटर्न? अगर एक बार दिल्ली में पूछा गया तो वो ऑल इंडिया में भी आ रहा है, फिर या तो फिर वो कभी तुम्हारे अब्रॉड में पूछा गया तो वापस इंडिया में आ रहा है। इसीलिए हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला वाला उन्होंने एप्लीकेशन पूछा है पैसिव इम्यूनाइजेशन का। तो जल्दी बताओ पैसिव का मतलब क्या हुआ? तो मैम 2 टाइप का इम्यूनाइजेशन होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है हमारी बॉडी खुद कष्ट उठाए और एंटीबॉडी बनाए। अब ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी। नेचुरल कैसे मैम? जैसे हम खुद ही बीमार पड़ गए पहली बार किसी पैथोजन के कारण, तो हमारी बॉडी टाइम ले रही है, 4-5 महीने का टाइम ले रही है, धीरे धीरे उससे फाइट कर रही है और एंटीबॉडी बना रही है। आर्टिफिशियल कैसे मैम? अभी कोरोना में वैक्सीनेशन हुआ है ना, तो वो लगा दिया, तो उसमें वैक्सीनेशन में क्या था? एटेन्यूएटेड जो तुम्हारा पेस्ट था, पेस्ट बोल रही हूँ, एटेन्यूएटेड या तो पैथोजन था, या तो हीट किल था, या तो वीकेंड था, तो बॉडी धीरे धीरे उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनाने लगी। पर ये प्रोसेस भी स्लो ही है। अब बताओ, सपोज करो टाइम ही नहीं है एंटीबॉडी बनाने का, इंस्टेंटली एंटीबॉडीज चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं मैम? पैसिव इम्यूनाइजेशन, जहां रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है। अच्छा एग्जांपल बताओ मैम। ये भी 2 होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे मदर्स मिल्क से मिलते हैं, डायरेक्ट एंटीबॉडी मिलते हैं, बेबी को पास ऑन होते हैं। और आर्टिफिशियल बताओ मैम? आर्टिफिशियल उस केस में जैसे किसी को स्नेक बाइट हुआ है और अब इंस्टेंट 1 घंटे के अंदर उसका इलाज करना है, तो स्नेक ने काटा, मतलब था वेनम, पॉइजन, अब उसके अगेंस्ट क्या लगेगा? एंटी वेनम। तो मैम एंटी वेनम कुछ और नहीं बल्कि एंटीबॉडीज ही होती है। अच्छा मुझे कोरोना से रिलेटेड जरा पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल दो। अब बोलोगे मैम कोरोना में वैक्सीनेशन तो एक्टिव का है। नहीं, याद करो जब वैक्सीन्स आ रही थी, मतलब आने में थी, प्रोसेस में चल रही थी, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे, उसके पहले क्या हुआ था? दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था कि हम क्या थेरेपी यूज करेंगे? प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी मतलब क्या? प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडीज होते हैं, किसके? जो इंसान जो कोरोना से रिकवर कर चुका है, तब उसके ब्लड में क्या घूम रहे हैं? एंटीबॉडी। और अगर कोई जस्ट अभी कोरोना पेशेंट है, क्रिटिकल कंडीशन में है, तो ये इंसान जो ऑलरेडी ठीक हो चुका है ना, इसलिए अब इसको अपन हैप्पी बना देते हैं, पर उसके अंदर क्या क्रिएट हो गई है? एंटीबॉडीज आ गई है ना, वाई शेप की एंटीबॉडीज होती हैं। ओके, एंटीबॉडी बन गई हैं, अब जो कहां घूम रही है? इसके प्लाज्मा पे घूम रही है। ये प्लाज्मा उठा के किसको ट्रांसफर किया जा रहा है? वो इंसान को जो अभी बहुत दुखी है, नहीं दुखी तो है क्योंकि उसको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये सारी चीजें तब हो रही थी जब वैक्सीन आया नहीं था मार्केट में, अभी भी वो क्लिनिकल ट्रायल के अंडर हो रहा था। और उस टाइम जो ट्रीटमेंट था तो क्या बोलते थे? इनको हम प्लाज्मा थेरेपी देके देखते हैं, मतलब ऐसा पेशेंट जो क्या कर चुका है? रिकवर कर चुका है। कैसे रिकवर किया है? फाइट बैक करके, धीरे धीरे एंटीबॉडी बना के। 2 महीने से उसको कोरोना चल ही रहा है ना, धीरे धीरे 2 महीना के कोर्स ड्यूरेशन में उसकी बॉडी ने एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बना ली है। अब ये इंसान एक क्रिटिकल कंडीशन में, इसके पास इम्यूनिटी है नहीं, क्योंकि इसको तो टाइम लग जाएगा 2-3 महीने का, पर उसको बचाने के लिए सिर्फ 2 दिन है। तो उस केस में क्या किया? इस इंसान की जो रेडीमेड एंटीबॉडीज है, जो प्लाज्मा में घूम रही है, वो किसको ट्रांसफर कर दी? इस बेचारे इंसान को। आई कहानी समझ में? अब आंसर देखें तो प्रोवाइड प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी बताया था ना, किस केस में? या तो मदर्स मिल्क, या तो स्नेक बाइट, या तो इनफैक्ट कोरोना भी, वो भी एग्जाम्पल है, पर सही तरीके से लिखना, बिफोर वैक्सीनेशन। ठीक है, अब एंटीटॉक्सिन। अब एंटीटॉक्सिन कहाँ आया? बताओ, मैंने बताया था स्नेक बाइट होती तो क्या इंजेक्ट होता है हमारी बॉडी में? टॉक्सिन। तो उसके अगेंस्ट क्या रहेगा? एंटीटॉक्सिन। तो एंटीटॉक्सिन और कुछ नहीं बल्कि एंटीबॉडीज ही होती हैं फॉर क्विक रिस्पॉन्स इन केस ऑफ इन्फेक्शन बाय डेडली माइक्रोब, टेटनस और स्नेक बाइट।
हुआ क्लियर? मूव करें सेकेंड पॉइंट पे। अब उन्होंने बोला है एंटी हिस्टामाइन का एप्लीकेशन बताओ। तो ये बताओ, एंटी का तो मतलब होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट किसका? हिस्टामाइन का। तो हिस्टामाइन क्या करता है मैम? ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कैसे मैम? जो रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती, इचिंग होने लगती है, या फिर अगर कफ हो रहा है, स्नीज हो रहा है, खांस रहे हो, खांस खांस के एकदम परेशान हो गए हो, है ना, तो ये सब क्या है? ये मैम एलर्जिक रिस्पॉन्स है। तो इस टाइम पे अगर किसी पर्सन को किसी चीज से एलर्जी है, वो बेचारा, उसकी हालत ही खराब हो रही है ना, खांस रहा है, छींक रहा है, स्नीज हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, रेड हो रहा है, स्वेल भी हो रही है बॉडी, तो इस टाइम पे उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन किसका होता है? एंटी हिस्टामाइन का, क्योंकि ये सारी चीजें जो कॉज कर रहा है उसके एक्शन को दबाना है। तो जैसे पॉइजन या फिर टॉक्सिन का ऑपोजिट क्या था? एंटी टॉक्सिन, ठीक है। तो हिस्टामाइन का ऑपोजिट क्या हुआ? एंटी हिस्टामाइन। तो एंटी हिस्टामाइन क्या करेगा? वो सारी चीजें को दबा देगा जो एलर्जी में हो रही थी या एलर्जी क्रिएट कर रही थी। तो देखो जरा आंसर, रिड्यूस सिम्टम्स, मैंने सिम्टम्स बोले थे ना, छींकना, खांसना, उसके बाद स्नीजिंग, स्नीजिंग और छींकना एक ही हुआ, ओके। उसके बाद इरिटेशन हो रहा है आईज में, फिर पानी आ रहा है, रेडनेस हो रही है, स्वेल हो रही है, इचिंग हो रही है, तो ये सारी चीजें क्या है? सिम्टम्स है। तो रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। हुआ क्लियर? थर्ड पॉइंट पे मूव करें। अब उन्होंने बोला है बताओ एक एप्लीकेशन कोलेस्ट्रम का। तो देखो कोलेस्ट्रम कुछ और नहीं बल्कि एक पैसिव इम्यूनाइजेशन का ही तरीका है, पर कैसे? नेचुरल। क्यों नेचुरल मैम? क्योंकि मदर्स मिल्क से डायरेक्ट क्या ट्रांसफर होती है? एंटीबॉडी। किसको? न्यूबॉर्न को, ठीक है। क्योंकि वो कैसी इम्यूनिटी के साथ पैदा हुआ है? वो सिर्फ इनेट इम्यूनिटी के साथ पैदा हुआ है। वापस याद करो, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, कौन कौन सी? एक होती है इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ रहती है ना, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई चोर है, सपोज कर रहे हो, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ, उसको किसी घर में चोरी करनी है और ताला लगा हुआ है। अब उसके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो ताला तोड़ दो या तो ताले की चाबी का यूज कर लो। तो स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक, ये एग्जांपल मेरे सर ने दिया था और इतना सही है कि ये हर जगह फिट हो जाता है, चोरी वाला, है ना। चलो एनीवे, तो इनेट इम्यूनिटी मतलब वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ रहती है, ठीक है। अब दूसरी कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि तुम टाइम टू टाइम धीरे धीरे इससे बीमार हो रहे हो, ओहो, फिर एंटीबॉडी डेवलप हो गई, उससे बीमार हो रहे हो, फिर एंटीबॉडी डेवलप हो गई, इससे धीरे धीरे टाइम के साथ तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या होती है? एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। याद आया? अब उसके बाद उन्होंने, अब अगर याद होगा तो कोलेस्ट्रम जो है वो कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? एक्वायर्ड ही प्रोवाइड करता है। तो बोलोगे मैम बेबी ने क्या एक्वायर किया? बेबी ने एक्वायर किया क्या? एंटीबॉडी। पर क्या खुद की बनाई? नहीं, डायरेक्टली प्री फॉर्म एंटीबॉडी ले ली। किसकी? उनकी मम्मा की, है ना। अब याद करो, मम्मा से क्या बोला था? माँ, हिंदी में माँ बोल दे, MA। तो कौन सी एंटीबॉडी है? IgM, IgA। तुम्हारी बुक में IgA लिखा है तो अपन IgA लिख के आएंगे, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम क्या है? बेसिकली कुछ नहीं बल्कि पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें प्री फॉर्म एंटीबॉडी मदर्स मिल्क के थ्रू पास होती है। किसमें? बेबी में, न्यूबॉर्न में, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। provides passive immunity antibodies या फिर IgA to newborn। हुआ क्लियर? मूव करें आगे। तो उन्होंने बोला है साइटोकाइनिन बैरियर। अब याद करो, यही इन्नेट इम्यूनिटी में तुमने 4 टाइप के बैरियर पढ़े थे, उसमें से एक बैरियर जो है जिसका नाम क्या है? साइटोकाइनिन बैरियर, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो याद करो, साइटोकाइनिन बैरियर बेसिकली वो बैरियर है कि अगर एक सेल वायरस का इन्फेक्शन हुआ, वो सेल तो मरने वाला है, तो वो मरते समय चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? गांव वालों सुन लो, यहाँ मैं मर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं चिल्लाता, वो गांव वाला ही चिल्लाता, पर गांव वाला नहीं चिल्लाएगा, वो बोलेगा WBC वालों सुन लो। क्यों WBC वालों? वो एक तो बुलाएगा कि यहाँ अटैक हुआ है, आई एम अंडर अटैक, है ना, अल्फा चार्ली आई एम अंडर अटैक, जो भी है, तो वो बता भी रहा है। और दूसरा बाकी सेल्स को बता रहे हैं, भैया मैं अंडर अटैक हूं, तो तुम प्रोटेक्शन में आ जाओ, तुम कुछ ऐसा कर लो कि तुम पे वायरल इन्फेक्शन ना हो सके। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सेल सिग्नलिंग में पढ़ोगे जब ग्रेजुएशन करोगे तब, तो ये सब जो भी सारी चीज़ें होती है वो किस में आती है? ये एक केमिकल के थ्रू पास ऑन होती है। उस केमिकल का नाम क्या है? इंटरफेरॉन। तुम्हारी बुक में एक जगह अल्फा इंटरफेरॉन भी दिया हुआ है,
ठीक है। तो बेसिकली अगर एक कोई सेल है जिसके ऊपर किसका अटैक हुआ है, वायरस का, अब वो मर रहा है, दर्द में है, बेचारा चिल्ला रहा है, मरते मरते बताता जा रहा है, गांव वालों सुन लो, तो गांव वालों नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, अल्फा इंटरफेरॉन निकाल के रिलीज करके वो बताएगा कि यहाँ क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, और बाकी सेल सब क्या हो जाएंगे, उस हिसाब से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा, हमारी पूरी WBC की पूरी फौज भी आ जाएगी उसके पास कि चलो अब क्या करते हैं, उसको कूट के आते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, साइटोकाइनिन बैरियर, प्रोटेक्शन ऑफ नॉन इन्फेक्टेड सेल, मतलब नॉर्मल सेल, हेल्दी सेल, जिनको अभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। कैसे, चिल्ला के, किस फॉर्म में चिल्ला के, केमिकल के फॉर्म में चिल्ला के, जिसका नाम क्या है, इंटरफेरॉन, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द माइक्रोब्स, ठीक है भैया, माइक्रोब्स बताने हैं। वापस देखो, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें बताया था कि एनसीईआरटी का जो तुम्हारे राइट हैंड साइड में जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, बायोकेमिकल, एंजाइम्स वाले में एक पेज है, पर उस एक पेज से पक्का एक ना एक क्वेश्चन तो आना फिक्स ही है, तो वहीं से ये सारा बना हुआ है, ठीक है। तो वो पेज भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेज गलती से मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो उस पेज में से ही बनना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो माइक्रोस पूछ रहे हैं जो स्टार्टिन, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन, ब्यूटारिक एसिड रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, दैट हेल्प प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कमर्शियली। तो स्टार्टिन कहाँ से रिलीज होता है मैम, याद करो, मोनास्कस परप्यूरिस से, बहुत बढ़िया। तो और बताओ मेरे को, और क्या, और कौन सा है, अब देखो मैम, सिट्रिक एसिड, तो ये तो भैया याद करना पड़ेगा, एस्परजिलस नाइजर, उसके बाद पेनिसिलिन, ये तो याद ही होगा, पेनिसिलियम नोटेटम, जो क्या था, एक वंडर ड्रग, कहाँ यूज हुआ मैम, वर्ल्ड वॉर 2 में, किसकी तरह यूज हुआ मैम, वुंडेड पेशेंट सोल्जर्स को यूज किया गया। कैसे डिस्कवरी थी मैम, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, किसने की थी मैम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, पर एक्चुअली सही वर्क इसका किसने किया था मैम, बॉयर एंड अर्नेस्ट चेन ने, याद आ गया। सिमिलरली बताओ, स्टैटिन कहाँ यूज होते हैं, तो मैम स्टैटिन मोनास्कस परप्यूरिस से निकलते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए यूज होते हैं मैम, ये यूज होते हैं हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने के लिए, ठीक है। मतलब किनको दिए जाएंगे मैम, किसी और को नहीं, बल्कि हार्ट पेशेंट, जो लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरे हैं, क्योंकि उनके कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगी, वो ब्लॉकेज क्यों हुई, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही बना है, डिपॉजिट हुआ है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करेगा और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को बनने ही नहीं देगा। सब याद आ गया। अब देखो, सिट्रिक एसिड क्या, अरे मैम सिट्रिक एसिड कुकिंग में इतना ज्यादा यूज होता है, जाके देखना जब लेक्चर खत्म हो जाए, किचन में एक डब्बा रखा रहेगा, उसमें सिट्रिक एसिड ही रखा रहेगा, तो वो सिट्रिक एसिड कहाँ से ऑब्टेन किया हुआ है, एस्परजिलस नाइजर से। आखिरी ब्यूटारिक एसिड, तो ये कहाँ से किया गया है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। तो ये तो भैया तुमको याद करना ही पड़ेगा, वापस इसी पैटर्न में याद करना है, जरा सा कुछ याद आ जाए, उसका कोई वर्ड आ जाए, सारी चीजें वापस रिपीट चेन की तरह बोलते चलो, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो देखो, सजेस्ट 2 प्रैक्टिस, ठीक है भैया, 2 प्रैक्टिस पूछ रहा है, गिविंग 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच दैट हेल्प प्रोटेक्ट रेयर एंड थ्रेटेन्ड स्पीशीज। वापस देख लो, कुछ नहीं, इन C2 XC2 पे भी हर साल हर सेट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तुम 2020 देख लो, 19 देख लो, 18 देख लो, 17 सॉल्व करे, इसमें भी मतलब एक साल इन C2 पे क्वेश्चन, एक साल XC2 पे क्वेश्चन, मतलब ये भी मैम, ये भी फिक्स एरिया है, बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो जल्दी बताओ, इन C2 का मतलब क्या होता है मैम, उन्हीं के हैबिटेट में सेव करना है उनको, ताकि बायोडाइवर्सिटी भी सेव रहे, अब उनका पूरा हैबिटेट भी सेव रहे, ठीक है। XC2 मतलब मैम उस जगह से हमने उस पर्टिकुलर स्पीशीज को निकाल लिया क्योंकि वो प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा था, और फिर पूरा प्रॉपर कंडीशन बना के हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल दो, यहाँ पे मैम हम आ गए नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट, सेंचुरी, ये सब है तुम्हारे इन C2 के, क्योंकि सारे एनिमल अपने हैबिटेट में रह रहे हैं। बट वहां पे क्या है, वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है ना, ह्यूमन एनक्रोचमेंट नहीं है, पोचिंग, हंटिंग, ये सब कुछ बैन है। और फिर XC2 का बताओ मैम, जूलॉजिकल पार्क्स है ना, जो उसको जू बोलते हैं, उसके बाद हो गया आपका बोटानिकल गार्डन, उसके बाद सीड बैंक, जर्म बैंक, गैमीट
प्रिजर्वेशन। मैम ये सारे कैसे प्रिजर्व होंगे? अरे क्रायो प्रिजर्वेशन, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पे, याद आया? अच्छा ये क्यों करते हैं जो XC2 वो क्यों करते हैं? मैम ताकि स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए, हमारे पास गैमीट्स रहे या एम्ब्रियो ही रहे उनका, तो हम प्रिजर्व करके रख लेंगे। तो जब टेक्नोलॉजी सारी एडवांस हो जाएगी और इन केस एकदम वर्स्ट सिनारियो में कि अगर सारे जो हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए पर हमारे पास उनका जेनेटिक मेकअप तो रहेगा। याद आया? चलो आंसर देखते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन, अब उन्होंने एग्जाम्पल ही बोला है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। XC2 वापस कौन कौन से आएंगे? जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, टिश्यू कल्चर, सीड बैंक, पोलन बैंक। ठीक है, हुआ क्लियर? मूव करें आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेम अ ह्यूमन डिजीज। ठीक है भैया, ह्यूमन डिजीज बतानी। इट्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब बीमारी का नाम बताओ, उसका ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, मतलब पैथोजन। सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स होंगे तो एनी 3, एंड वेक्टर, मतलब जो वेक्टर से कैरी हो रहा है। स्प्रेड बाय इनटेक ऑफ वाटर एंड फूड कंटामिनेशन बाय ह्यूमन फीकल मैटर। तो भैया फीकल मैटर, टट्टी से कोई इन्फेक्ट कर रहा है तो कौन है वो जिसको मेकअप करना पसंद है? तो मैम बोलोगे लड़कियां। नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ। कौन सा स्पीशीज है या वेक्टर की तरह काम करता है जिसको मेकअप में स्पेसिफिकली टट्टी लगाना पसंद है? बोलोगे छी मैम, मेकअप में कौन लगाता है ना एक, जल्दी बताओ कौन? हाउस फ्लाई। याद आया? क्योंकि अच्छा ये तो हुआ अगर वेक्टर हुआ, अगर हाउस फ्लाई फैला रही है कोई चीज तो, या फिर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, खा लिया पी लिया, जो किससे कंटामिनेटेड था? ह्यूमन फीकल मैटर से। तो बहुत सारी बीमारियां, उनमें से उन्होंने बस बोला है कि कोई एक बताओ, फिर उसका पूरा इन डिटेल डिस्क्रिप्शन करो। तो चलो आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। अब बताओ ये वही है? ये वही किसके कारण होता है? वही मक्खी के कारण। क्यों? उड़ती हुई गई वो मक्खी, ठीक है, और तुम पानी पूरी खा रहे थे सपोज करो, या फिर पिज़्ज़ा जहाँ बन रहा था, तुम बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि पिज़्ज़ा आ रहा है गरम गरम, चीज़ बर्स्ट वाला है ना। अब बोलोगे मैम भूख लगने लगी, मेरे को भी लगने लगी, फिर भी सुन लो। ओके, तो वहीं पे साइड में उसी बिल्डिंग के बाहर कहीं नाला था, ठीक है। अब मक्खियाँ, उन्होंने इतना नहीं सोचा कि मक्खियों से क्या क्या हो सकता है। वो मक्खी गई सीवेज पे, वहाँ बैठी। सीवेज में बेसिकली क्या रहता है? ह्यूमन टट्टी, ऑर्गेनिक मैटर। वो बैठी, उसने बोला आओ थोड़ा मेकअप करें। उसने किया, थोड़ा मेकअप लगाया, बोला अब सुंदर लगा, आई शेडो लगा लिया, ये लगा लिया। फिर उसने बोला नहीं यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, अब वहाँ पिज़्ज़ा बन रहा है, स्मेल आ रही है, चलो उड़ के जाते हैं। वहाँ उड़ के गई वो, और तुम्हारे चीज़ बर्स्ट के जो चीज़ मेल्ट हो रहा था, मेल्ट हो गया था बस, क्योंकि वहाँ पिज़्ज़ा रखा हुआ था डिलीवर करने के लिए, वो आके बैठ गई। उसने बोला थोड़ा ये भी मेकअप कर ले, पुराना मेकअप उतार के दे दे। सेम चीज़ हो सकती है पानी पूरी वाले पे, या कोई भी जो ऐसा कोई भी फूड जो क्या रहता है, ओपन रहता है लंबे समय तक, जिसके ऊपर मक्खियाँ घूमती रहती है। तो उसने बोला थोड़ा मेकअप हम भी उतार के इस फूड में टेस्ट बढ़ा देते हैं। तभी तो बोलते ना भैया एकदम और पानी पूरी खिलाओ, ऐसे नाक बह रहा है, ये बह रहा है, और उनके जो गंदे हाथ ऐसे जा रहे, फिर टेस्ट आता है ना। नहीं, टेस्ट नहीं आता, बीमारी आती है, ठीक है। कौन सी बीमारी आती है? यही अमीबियासिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री। लूज मोशंस लग गए, डायरिया हो गया है ना, पेट ही पकड़ के बैठे हो। इतना सा खाया था मम्मी, पूरे टाइम 2-3 दिन बस यही करते जा रहे हैं ना, खाया इतना था, इंटरेस्ट के साथ निकालते जा रहे हैं। चलो किसकी वजह से हुआ? वेक्टर कौन था? मतलब वजह, मतलब एक है पैथोजन, कॉजेटिव एजेंट, और एक है जो उसको कैरी करने वाला है। तो कैरी करने वाला तो आ गया समझ में, जिसका नाम क्या है? हाउस फ्लाई। और कॉजेटिव एजेंट या पैथोजन कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। क्या होता है? सिम्टम्स बताने, तो वही पेट पकड़ के बैठे हो, लूज मोशंस लगे हुए हैं, तो क्या लिखा है? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, एकदम ऐसा एकदम जोर से ऐसे तोड़ मरोड़ भी हो रहा है, ठीक है। स्टूल विद एक्सेसिव म्यूकस, या कभी कभी तो ब्लड क्लॉट्स भी हो जाते हैं जब एक्सट्रीम कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये हो गई एक। क्यों? ये किसकी तरफ से, किसकी वजह से हो रही है? कंटैमिनेशन ऑफ ह्यूमन फीकल मैटर। इस केस में वेक्टर है, वो है हाउस फ्लाई। बहुत बार वेक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खा लो, उससे भी हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल। तो वापस जो एक पहले मक्खी का ही पढ़ लेते हैं। तो दूसरा क्या है? एस्केरियासिस, या एस्केरियासिस या किसके कारण होती है? एस्केरियासिस लुम्ब्रिकॉइड जो वर्म है उसके कारण। अब ये बताओ ये क्या है? वही है, वो इल्निया। देखो एक तो था, ये जाके तुम्हारे अंदर बैठ गई, ठीक है, उन्होंने बोला हम निकलने नहीं वाले। दूसरा है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका था,
एस्केरियासिस वर्म से बड़ी बड़ी, याद करो अभी तुमने प्रैक्टिकल दिए होंगे तो तुम्हारे स्पॉटिंग में रखी होंगी इतनी बड़ी बड़ी दो एस्केरियासिस, एक मेल एंड फीमेल, तो मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। वापस वो 1-1 मीटर तक ग्रो हो जाती हैं। सोचो, बोलोगे मैम जगह तो है नहीं, सारा तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे 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 मुड़ा हुआ है। हाँ, तो वो भी ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, वही सब होगा, इंटरनल ब्लीडिंग। क्यों होगी मैम इंटरनल ब्लीडिंग? क्योंकि उनके पास क्या है, सकर्स हैं, वो अटैच हो जाएंगे तुम्हारी वॉल से और वहां से डाइजेस्टेड फूड ब्लड सक करने लगेंगी। अब तुमको कुछ नहीं मिलेगा, है ना, पर तुम खाते चलोगे और हो सकता है क्या होगा, फीवर भी होगा, पेन भी होगा, एनीमिक भी फील करोगे। क्यों फील करोगे? क्योंकि जितना भी तुम डाइजेस्ट कर रहे हो वो सबका सब तो कोई और लेके जा रहा है, क्योंकि कुछ तो रखा हुआ है अंदर, कोई तो है अंदर जो बैठा हुआ है, ठीक है। ओके, उसके बाद ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, बट ऑब्वियस वो खा खा के मोटी हो जाएगी, मोटी मतलब लेंथ में भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ सकता है, और वापस ये एग्जैक्टली नूडल्स की तरह दिखते हैं, ठीक है। गूगल कर लेना एस्केरियासिस का पिक्चर, तो ऐसे लगेगा एकदम चाउमीन हक्का नूडल ही खा रहे हो नहीं, ये अंदर अंदर पले बड़े हैं, ठीक है। अच्छा, किसके कारण होता है? हाउस फ्लाई के कारण ही होता है। वही गंदे हाथ या फिर वही मक्खी आई, उसने बोला जरा इसका ये वाली बीमारी का मेकअप कर ले और उतार देते कहीं और पे। आई बात समझ में? तीसरा देखो जिसका नाम क्या है, टाइफॉइड। अच्छा जल्दी बताओ, पूछा नहीं इसमें पर बुक में लिखा है इसलिए पूछ रही हूँ। टाइफॉइड का टेस्ट कैसे करोगे? तो मैम विडाल टेस्ट से, याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो किसके कारण होता है? सैल्मोनेला टिम्फाई, ठीक है। क्या होता है? हाई फीवर, वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाएगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, और किसके कारण होगा? वापस वही मक्खी। हुआ क्लियर? मूव करें आगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Why is there a fear amongst the guardian that their adolescent ward may get trapped in drug and alcohol abuse? तो बेसिकली ये थोड़ा वैसा वाला क्वेश्चन है कि बताओ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में जो गार्डियंस है, मतलब मम्मी पापा या जो पेरेंट्स है, उनको ऐसा क्यों डर लगता है कि उनके जो बच्चे हैं वो गलत जगह, जो जनरली बोलते हैं ना, गलत संगत में फंस जाएंगे। तो गलत संगत मतलब बेसिकली पीयर प्रेशर। अब होता है बहुत सारे यंगस्टर्स में इसको कूल देखा जाता है कि अरे ड्रग लेके देखो, अल्कोहल कंज्यूम करके देखो, मजा आएगा। अरे मजा नहीं आएगा, उसके बाद होगा क्या, एडिक्ट हो जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी मेंटली फिजिकली उन्हीं ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो जाएगी। अब बोलोगे मैम तो इसमें बुरा क्या है? बुरा ये है कि जो बाकी जो सारे इफेक्टर सिस्टम है वो सारे क्या हो जाएंगे, या तो ओवरवर्क, ओवरलोड, उनमें उनको काम करना पड़ेगा। और जब ज़्यादा किसी भी सेल पे फोर्स डालोगे कि नहीं अब तुमको अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा करना है, तो वो सेल एट द एंड डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और होगा क्या, सेल डेथ। कुछ आया समझ में? तो फिर धीरे धीरे करके कुछ समझ में आता है, अरे अल्कोहल ज़्यादा हो रहा है तो किडनी फेलियर, फिर ब्रेन के भी सेल डैमेज हो रहे, न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे। और अगर याद होगा 11th में पढ़ा होगा तो न्यूरॉन्स जो है वो ना रिपेयर हो सकते हैं, ना रीजनरेट हो सकते हैं, ना रीग्रो हो सकते हैं। तो वंस डैमेज लाइफ टाइम डैमेज। कुछ आया? इसलिए तो हेलमेट पहनते हैं, ठीक है। अब बोलोगे मैम हेलमेट का ऐड क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं बता रही हूँ, ऐसे याद करने का तरीका है। तो तुमने सुना होगा कि जो ड्रग्स वाले जो चैप्टर है तुम्हारे बुक में, बोलोगे मैम ड्रग्स वाला चैप्टर, नहीं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ड्रग्स का जो सेशन है वहाँ पे आखिरी वाले पेज पे दिया हुआ है कि पीयर प्रेशर में आके बहुत बार यंगस्टर्स गलत काम करते हैं। गलत काम इन द सेंस स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, तो ये सारी चीजें एट द एंड गलत है। तो वही पूछ रहे क्यों? क्योंकि वो क्या है, पीयर प्रेशर। तो देखो आंसर, एडोलेसेंट आर इजीली अफेक्टेड बाय वल्नरेबल टू पीयर प्रेशर, है ना, वही चीज। अगर अरे यार ये दारू नहीं पीता तो कूल नहीं है, ये एकदम गलत है। उनको बोलना मैं कूल नहीं हूं, फाइन, बट मैं फूल भी नहीं हूं, ठीक है। अब एडवेंचर, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट या एक्सपेरिमेंटेशन, मीडिया भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, ठीक है। तो वापस कोई भी चीज का एडिक्शन नहीं लगना चाहिए, तो बेटर है ट्राई ही मत करो, ठीक है। क्यों? अब बोलोगे मैम ट्राई क्यों नहीं करना? क्योंकि वही एक्सपेरिमेंटेशन, तुमको क्या पता तुम्हारी बॉडी उतना टॉलरेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। पता चला लेट्स ट्राई कोकेन, और कोकेन ट्राई करने गए, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं थी, ड्रग का ओवरडोज हो गया, या उतना ड्रग ही तुम्हारे ब्रेन के सेल्स या तुम्हारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाई, एंड कुछ बड़ी गलत चीज हो गई ना, डेथ हो गया, या किसी शॉक में चले गए, या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गए। अगेन इसीलिए सब क्यों होता है? क्योंकि पीयर प्रेशर के कारण कुछ लोगों को एडवेंचर रहता है, कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है,
ठीक है। अब दूसरा, एक्सप्लेन एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। याद करो डिपेंडेंस पे कौन सा सिंड्रोम आया था, विड्रॉल सिंड्रोम, है ना, क्योंकि वो पेशेंट पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाता है और जब तुम उस पर्टिकुलर पेशेंट को ड्रग्स नहीं देते। अब बोलोगे मैम ये डिपेंडेंसी तो हमने घर पे भी देखी है, कैसे मैम, चाय के लिए, हाँ बिल्कुल सही, चाय में भी होता है टैनिन, कॉफी में होता है कैफीन। तो जो चीजें ये कोकेन, हेरोइन, उसके बाद अल्कोहल, स्मोकिंग, निकोटिन, ये सारी जो चीजें कर रही है जो डिपेंडेंट बना देती है, बेसिकली चाय और कॉफी भी वही कर रही है। तो मैम आप बोल रहे हो कॉफी और चाय पीना छोड़ दो, छोड़ने के लिए नहीं बोल रही, हाँ वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके। पर जिन लोगों को तुमको ऐसा फील हो रहा है देख के कि अरे 4 बज गए अभी तक चाय नहीं आई, मतलब समझ लो भैया वो एडिक्टेड बन गए, किसका, चाय के एडिक्टेड बन गए। तो सेम चीज जब अब बोलोगे मैम तो इसमें तो ये तो घर में भी होता है, हाँ घर में होता है, पर अल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग और बड़े लेवल पे डैमेज करेगा तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। चलो देखो जरा, तो क्या है, तो यही उन्होंने पूछा है डिपेंडेंस। अच्छा चलो चाय का एग्जांपल लेके बता देती हूँ। तो जब नहीं मिलती चाय तो क्या होता है मैम, हमने देखा है बहुत सारे लोगों को सर दुख रहा है, जी मचल रहा है, तो ये सब क्या है, ये विड्रॉल सिंड्रोम है। तो ये, पर इनको विड्रॉल सिंड्रोम में चाय और कॉफी के मामले में नहीं बोल रही हूँ मैं, उनका कंटेक्स्ट यूज कर रही हूँ, कौन सा, अल्कोहल, ड्रग्स, ठीक है, निकोटिन, इनका। इन रिस्पेक्ट, देखा इन रिस्पेक्ट, तो चाय एंड कॉफी नहीं लिखा यहाँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रग, अल्कोहल अब्यूज इन यूथ। तो चलो आंसर देखते हैं। एडिक्शन, सबसे पहले तो बताओ एडिक्शन क्या है। तो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया, या फिर एक्सट्रीम हैप्पीनेस, फॉल्स हैप्पीनेस, है ना, खुशी जैसा कोई चीज नहीं है पर फिर भी खुशी आ रही है। अब बोलोगे मैम पर हमने तो सुना है गम मिटाने के लिए लोग दारू पीते हैं, वापस पी रहे हैं क्योंकि वो फूल कर रहे हैं अपने दिमाग को, फूल कर रहे हैं न्यूरॉन्स को। अगर किसी चीज से प्रॉब्लम है तो उसको फेस करो, फेसिंग द प्रॉब्लम इज द ओनली सोल्यूशन। रनिंग अवे, भागना है उस प्रॉब्लम से, तो सोल्यूशन थोड़ी ना है। जैसे अगर तुम कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, अब तुमको टेंशन आ रहा है कि मैम नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना है या CUET देना है, तो एक काम करते हैं एग्जाम ही नहीं देते। तो क्या ये सोल्यूशन है, तुमको कॉलेज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। सोल्यूशन क्या है, अगर तुम नीट या CUET को प्रॉब्लम देख रहे हो तो फेस करो, जाके एग्जाम दे के आओ। जो फियर है तुम्हारे दिल में कि क्या पता मैम कैसा होगा पेपर, तो बेटर है कि फेस करके आओ। तो फेस करना इज द सोल्यूशन, भागना थोड़ी ना है। और भाग के फिर दूसरी अलग, अपनी अलग दुनिया में रह रहे हो, जैसे संजू मूवी में दिखाया था, है ना, जैसे वो पिल रखता है उसको लग रहा है यहाँ तारे सितारे घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, एक्चुअल में है क्या, नहीं। तो उसी को क्या बोलते हैं, फॉल्स हैप्पीनेस, ठीक है। या फिर टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग, वो टेम्पररी कब तक रहेगा, जब तक तुम वो चीज कंज्यूम करोगे। जिस टाइम पे, जिस सेकंड पे तुमने वो कंज्यूम करना बंद किया, फिर वापस रियलिटी में आ जाओगे, अरे यार नीट देनी है, UGC, नहीं, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अपन प्रिपेयर करेंगे, उसके सारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, मिलके सारे एग्जाम्स क्रैक करेंगे, वापस प्रॉब्लम्स को फेस करना है, भागना नहीं है। और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं भागना है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एडिक्शन। एडिक्शन मतलब साइकोलॉजिकली आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिपेंड हो चुके हो, जो आपको क्या दे रहा है, टेम्पररी वेल फीलिंग दे रहा है, गुडनेस का फीलिंग दे रहा है कि सब कुछ सही है, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंस, अब डिपेंड हो गया, बॉडी भी, फिजियोलॉजिकल भी वो डिपेंड हो गई है। टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू शो विड्रॉल सिंड्रोम या सिम्टम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग या अल्कोहल इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, मतलब रोज एक पेग मारने की आदत है ना, या एक बॉटल, जो भी है भैया, अपनी अपनी कैपेसिटी है, वापस। या रोज एक कप चाय पीने की आदत है, 4 बजे नहीं मिली, अरे आज सर दुख रहा है, वापस। यहाँ चाय और कॉफी के कंटेक्स्ट में नहीं पूछा है उन्होंने, अल्कोहल, ड्रग्स के बारे में पूछा है। तो अगर किसी ने स्मोकिंग करता है, वो इंसान नहीं की, तो क्या होने लगा, सर नहीं काम कर रहा है, जनरली देखा होगा, अरे हाँ सर नहीं काम कर रहा है, एक पफ मार के आता है ना, जो भी बोलते हैं मेरे को नहीं पता। तो वापस वो क्या है, क्योंकि अब आपकी बॉडी डिपेंड हो चुकी है। तो स्मोक में क्या होता है, निकोटिन, तो अब वो निकोटिन पे पूरा डिपेंडेंट हो चुकी है, सेल हैबिचुएट हो गए कि जब तक इतना पर्टिकुलर अमाउंट में निकोटिन नहीं आएगा वो ढंग से काम नहीं करेंगे। पर वो अच्छा है क्या, नहीं। तो बोलोगे मैम अच्छा तो है, आप कंज्यूम करने के बाद सेल ढंग से काम करेंगे, हाँ ऐसा बॉडी को लग रहा है, पर सेल का भी क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, सेल भी उसका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जैसे ही पैलिंड्रोम बोला क्या याद आया, मैम एक ऐसा सीक्वेंस रहता है जो आगे से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, जैसे भी पढ़ लो सब सेम है। नहीं नहीं नहीं, ऊपर से नीचे से नहीं,
दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पढ़ लो तो सेम है। वापस बाएं से दाएं नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 5' एंड टू 3' एंड या 3' एंड टू 5' एंड। इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहीं से भी पढ़ोगे द मीनिंग वुड बी सेम, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट है वो सेम रहेगा। अच्छा एक एग्जाम्पल बताओ पैलिंड्रोम का। मैम GAATTC, बहुत बढ़िया। ये किसका सीक्वेंस है मैम? ई कोराई R1 जो एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसका सीक्वेंस है, ठीक है। और ये पहचानता है, हाँ मैम ये पहचान लेता है, उसके बाद G और A के बीच में कट लगाता है। याद आ गया? चलो अब देखते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो वो पूछ रहा है बताओ इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। अरे पहचानोगे कैसे कि जीन कहाँ पे? याद करो मैंने बताया था, सपोज करो ये डीएनए तुम्हारा, ये काम का तुम्हारा जीन है जो तुम्हें बेसिकली चाहिए। तो जीन के पहले, जीन के बाद में क्या रहेगा? यही रिपीटेटिव यूनिट रहेगा जो दोनों साइड से रीड किया जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। तो जब एंडोन्यूक्लियस आया मतलब मॉलिक्यूलसिस आई, उसने बोला कहाँ है पैलिंड्रोम, कहाँ है? अरे यहाँ है पैलिंड्रोम, मतलब आगे बीच में क्या होगा? जीन होगा। तो चलो यहाँ कट लगाते हैं, फिर वो रीड करके अरे यहाँ है पैलिंड्रोम, मतलब ये इस तरफ क्या है? जीन है। जीन मेन सही सलामत आगे जाना चाहिए, तो चलो इस तरफ कट करते हैं। अगर ये कटिंग में G और A है तो वो हमेशा जो ई कोराई R1 है वो कहाँ कट करेगा? G और A के बीच में कट करेगा। हुआ क्लियर? अब देखो उसका आंसर, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज अ रिकॉग्निशन साइट। पहचाना ना, वैसे घूम के आ रहा था कि कहाँ काटे, अच्छा यहाँ काटना है, तो क्या किया? रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट बोथ ऑन द वेक्टर एंड द desired या alien DNA for action of the same specific restriction endonuclease to act upon। वापस सेम सिजर से तुम्हारा जो पहचानेगा कहाँ पे? तुम्हारा जहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट है डीएनए में, जिसको फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, और साथ में जो उसको कैरी करने वाला है कौन? प्लाज्मिड या वेक्टर, उसमें भी सेम जगह कट लगाएगा। क्यों? दोनों क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हो जाएंगे। फिर दोनों क्या बनाएंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर ओवरहैंगिंग स्ट्रेच या फिर स्टिकी एंड, वो क्या रहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। याद आया? या ये सब पूछा नहीं है, मैं रिवाइज करवा रही हूँ। तो उसका मेन रीजन क्या है? पैलिंड्रोम का मेन एक वर्ड में अगर आंसर देना है तो रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक साइट ऑन कौन सा? तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए एंड वेक्टर। आई बात समझ में? चलो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। राइट द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन द अबव प्रोसेस, मतलब यही चीज डिफाइन करनी है, एक्सप्लेन करनी है। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाइंड टू बोथ वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए। अब दोनों जगह सेम सिजर से कट करोगे तो सेम पैटर्न क्रिएट होगा। सेम पैटर्न मतलब स्टिकी एंड दोनों साइड, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दोनों साइड, या फिर ओवरहैंगिंग स्ट्रेच दोनों साइड। अगर यहाँ A है तो वहां T रहेगा, अगर यहाँ T है तो वहां A रहेगा। जब इन दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को पास में लाओगे तो ये ऑटोमेटिक क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑटोमेटिक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, जुड़ जाएंगे। और जो थोड़ा बहुत नहीं जुड़ रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डीएनए लाइगेज यूज करेंगे। तो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमको सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करना पड़ता है। कहाँ पे? फॉरेन डीएनए में भी और वेक्टर में भी। तो देखो जरा, कट ईच ऑफ द 2 strands of the double helix at specific point in their sugar phosphate backbone of recognition sequence for restriction endonuclease, palindromic sequence of vector and foreign DNA. To cut strand a little away from the center of the palindromic site, create overhanging stretches या फिर sticky end. हुआ क्लियर? अब बोलोगे मैम क्या है, हम डायग्राम बनाते? बिल्कुल बना दो। वापस बायोलॉजी में डायग्राम पूछे या ना पूछे, अगर कोई ऐसी प्रोसेस पूछे जैसे ये वाली और तुम्हारी बुक में उस प्रोसेस का डायग्राम बना हुआ है, प्लीज बना के आओ, ठीक है। होगा क्या, इन केस तुमने कोई पॉइंट यहाँ मिस आउट कर लिया होगा तो वो तुम्हारे डायग्राम में कवर हो जाएगा और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर एग्जाम्पल पूछे हो या ना पूछे हो, तुम लिख के आओ। तो मैम आप ये बोल रहे हो हम ई कोराई R1 का एग्जाम्पल लिख सकते हैं GAATTC को कोड करके? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। वापस बहुत टाइम मत स्पेंड करना, ये भी देख लेना कि इसका मार्किंग स्कीम में किसके मार्क्स कितने हैं, क्वेश्चन पेपर में रहता है। अगर ये 3 मार्क का है तो प्लीज बना के आओ, क्योंकि फिर उस हिसाब से मार्किंग स्कीम में भी मार्क्स रहेंगे उस डायग्राम पे। और अगर मार्किंग स्कीम में ये सपोज करो 1 मार्क का है या 1.5 का है तो फिर उस केस में जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर रफ बना भी दोगे, वापस डायग्राम सुंदर नहीं होना चाहिए, इतना कि समझ में आए, पर लेबलिंग सही होनी चाहिए विद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ हीट
प्राइमर्स एंड बैक्टीरियम थर्मस एक्विटिकस इन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। तो अब बोलोगे मैम सपोज करो यही आप बोल रहे थे, अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया तो क्या हम पीसीआर का पूरा डायग्राम बना सकते हो? बिल्कुल बना के आओ, बिल्कुल बना के आओ, किसी को पूछना मत, वहां वैसे भी कोई बताने नहीं वाला है सीबीएसई की बोर्ड में कि हाँ इसमें डायग्राम बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। जो इवैल्यूएटर रहता है वो, सॉरी जो इन्विजिलेटर रहता है वो बोलेगा हाँ तुमको जो समझ में आ रहा है वो करो, ऐसे। तो बेटर है अपन बना के आए। तो वो पूछ रहे बताओ रोल हीट का, तो हीट क्या है? हीट पहली स्टेप कराता है जिसका नाम क्या है? डीनेचुरेशन, इसलिए बेटर है बना के आ जाओ। कितने डिग्री पे होता है? 90 to 95। तो मैम करता क्या है? ये कुछ नहीं, जो भी तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है उसको कन्वर्ट कर देता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। याद आया? डीनेचुरेशन हो जाता है डीएनए का। दूसरा प्राइमर दो सेट ऑफ प्राइमर लगते हैं जो बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड पे अटैच होंगे, इसी प्रोसेस को एनिलिंग बोलते हैं। और अटैच होंगे मतलब वो किसको बताएंगे? वो अब तैयार है रेप्लिकेशन करवाने के लिए, तो उन्हीं प्राइमर पे आके बाइंड कौन होगा? एक पॉलीमरेज। उस पॉलीमरेज का नाम क्या है? टैक पॉलीमरेज। ठीक है, और वो क्या करेगा? वो नीचे जो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड है उठा के इस जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको अब टेम्पलेट बन गए, उसको पढ़ के उसके जगह फिट करता चलेगा। ठीक है, अब देखो एंड बैक्टीरियम थर्मस एक्विटिकस, अरे अभी जो टैग पॉलीमरेज निकाला वो किससे निकाला? एक्सट्रैक्ट किया है, यही एक्सट्रीमोफाइल से या थर्मोफाइल से, जिसका बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्विटिकस। क्यों निकाला है? क्योंकि ये क्या है? हीट रेजिस्टेंट, हाई हीट टॉलरेट कर सकता है। जरूरत क्यों पड़ गई हीट टॉलरेट करने की? क्योंकि जो स्टेप 1 है जिसका नाम डीनेचुरेशन है वही हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। हीट denaturation या separation of DNA into two strand, मतलब double stranded DNA get converted into single stranded DNA by the action of heat। ठीक है, प्राइमर, दो सेट्स ऑफ प्राइमर यूज होते हैं। एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, वापस कौन सा पॉलीमरेज इस केस में? टैग पॉलीमरेज। एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड, कैसे न्यूक्लियोटाइड? डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड मतलब ATGC, प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। यही बोला मैंने। ओके, उसके बाद थर्मस एक्विटिकस, अरे ये पॉलीमरेज ही इससे निकाला है। सोर्स ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज। हुआ क्या क्लियर? मूव करें अगले इस पे। तो मैम क्या इसमें डायग्राम बनना है? बिल्कुल बनना है, बना के आओगे। ठीक है, वापस अगर सिंगल यही क्वेश्चन चल रहा है बना के आओ। कितना टाइम लगेगा? हार्डली से हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा। बोलोगे नहीं मैम हमको ज्यादा टाइम लगता है, क्या टाइम लगेगा? देखो तुमने ऐसा किया, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना, यहाँ लिखो 5' एंड 3' एंड 3' एंड 5' एंड। ठीक है मैम नहीं समझ में आ रहा, रुको क्लीन वाली इस पे स्लाइड पे दिखाती हूँ बना के। ठीक है, तुमने किया, ओके ये बना तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, यहाँ लिखा 5' एंड 3' एंड, यहाँ लिखा 3' एंड 5' एंड। क्या लिखोगे यहाँ पे? स्टेप 1 जिसका नाम क्या है? डीनेचुरेशन। लिखो जरा 92-95 डिग्री सेल्सियस हीट होगा क्या? डबल स्टैंडर्ड डीएनए गेट्स कन्वर्ट इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। हो गया, अब एरो बनाओ। लिखो स्टेप नंबर 2, इसी को अलग अलग कर दो। हो गया, लेबलिंग सही चलने देना बस। अब क्या लिखोगे? दूसरा पेन उठाओ। बोलोगे मैम हम दूसरा पेन यूज नहीं करते। ठीक है, पेंसिल को डार्क कर लो और ऐसे ऐसे कर दो। ठीक है, और लिखो ये क्या है? 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। ठीक है, फिर एरो बनाओ और क्या लिखोगे इस एरो पे? अब क्या क्या यूज करते हो? टैग पॉलीमरेज। अच्छा, इस स्टेप का नाम क्या है वो भी लिखो, क्या है बोलते हैं इसको? एनिलिंग। ठीक है, टैग पॉलीमरेज, सिर्फ टैग पॉलीमरेज रहेगा क्या? नहीं मैम, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। हो गया, और बना दो स्टेप 3। अब क्या लिखोगे? यहाँ लिखो 30 साइकिल्स लगी पूरा, और ऐसे हो सकता है 1 मिलियन कॉपी बन गई। 1 मिलियन कॉपी। ठीक है, और इसको बस अब कंबाइन कर दो बस। 5' एंड 3' 3' 5' 5' 3' 3' 5' लो हो गया। इतना बनाने के लिए कितना टाइम लगा? 2 मिनट ही लगे ना, और वो भी मेरे को ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि मैं ये सारा सॉफ्ट बोर्ड पे बना रही हूँ। तुम अपनी कॉपी बनाओगे तो बहुत फास्ट बनेगा। सारी लेबलिंग हो गई, देखो कुछ भी मिस आउट हुआ नहीं हुआ। आई बात समझ में? अब चाहो तो टैग पॉलीमरेज के ब्रैकेट में लिख दो थर्मोस्टेबल थर्मस एक्विटिकस। ठीक है, चलो आते हैं इस पे। तो हुआ ये वाला क्वेश्चन क्लियर। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द वेरियस
स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंसुलिन। तो बोलोगे मैम क्या इसमें भी डायग्राम है? बिल्कुल सही, इसमें भी डायग्राम है। तो चलो जल्दी बताओ, डायग्राम के साथ बनाते हुए चलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसुलिन किसने बनाया था पहली बार? मैम अमेरिकन कंपनी ने, जिसका नाम क्या है? एली लिली। तो उसने क्या किया था? कुछ नहीं मैम, पेनक्रियास की जो बीटा सेल है उसमें से उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा के, क्योंकि इंसुलिन ऐसे नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे आप पैटर्न समझो, जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं ना उसी हिसाब से लिखो। तो लिखो, सबसे पहले इंसुलिन किससे निकाला जाता था? मैम स्लॉटर एनिमल से, ठीक है। पर क्या प्रॉब्लम होती थी? उससे एलर्जिक रिएक्शन होती थी। तो एक अमेरिकन कंपनी आई, उसने ऑब्जर्व किया कि इंसुलिन एक हार्मोन है, हार्मोन एक प्रोटीन है। प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है? मैम प्रोटीन ट्रांसलेशन से बनता है। तो ट्रांसलेशन होता कहाँ है? मैम सेल है ये, अगर तो सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसलेशन मतलब मैम कन्वर्जन ऑफ mRNA इनटू अ प्रोटीन, ठीक है। तो ये mRNA कहाँ बनता है? मैम mRNA अंदर फॉर्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर। जो DNA है उससे बनता है, न्यूक्लियस, ठीक है। जो DNA है वो बनाता है mRNA, फिर वो mRNA बाहर आ जाता है, न्यूक्लियर पोर के मदद से बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में, ये ऐसा, ठीक है। और फिर इससे बन जाता है प्रोटीन। तो जो एलएलई कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, उसने बोला हम डीएनए काहे को निकाले, हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करते हैं। इसी एमआरएनए को इस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट करके क्या निकाल लिया उन्होंने? डीएनए निकाल लिया। और ये डीएनए जब उन्होंने पहले ध्यान से ऑब्जर्व किया तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बनता था वो कैसा बनता था? इनएक्टिव फॉर्म में या प्रो इंसुलिन के फॉर्म में। वहां पे क्या होता था? 3 चेन हुआ करती थी, ए चेन, बी चेन और सी चेन, ठीक है। ए चेन, बी चेन और सी चेन जो है वो आपस में किस तरह से जुड़ी थी? डाइसल्फाइड ब्रिजेस की मदद से जुड़ी हुई थी, ठीक है। जब इसने पता किया कि अगर इसको एक्टिवेट करना है तो सिर्फ ए और बी चेन ही काम की होती है, और सी चेन को अगर हटा दो और ए और बी चेन को जोड़ दो डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ, तो ये बन जाएगा एक्टिव इंसुलिन या तुम्हारा इंसुलिन, जिसको उन्होंने बोला ह्यूमुलिन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया मैम, ये एमआरएनए लिया, ए चेन को कोड करने वाला, सिमिलरली बी चेन को कोड करने वाला एमआरएनए लिया, क्योंकि है क्या एटलीस्ट एट द एंड ए चेन क्या है? ए पॉलीपेप्टाइड चेन है या ए पेप्टाइड चेन है। पेप्टाइड मतलब क्या? प्रोटीन ही हुआ ना। तो उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा के एमआरएनए का क्या कन्वर्ट करवा दिया? डीएनए। सिमिलरली ये ए का किया, सेम पैटर्न में बी का किया। अब ये डीएनए उठा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मदद करके ये कहाँ इंसर्ट करवा दिया? ई कोलाई में। अब ई कोलाई में जब इंसर्ट कराया तो उससे क्या ऑब्टेन हुआ? एक ई कोलाई के कल्चर ने ए चेन, ए पेप्टाइड क्रिएट की, दूसरे कल्चर ने बी पेप्टाइड क्रिएट की, और दोनों को ज्वाइन किससे कर दिया? डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ। लो बन गया तुम्हारा, यही तो बोला था। अब बताओ इस डायग्राम में कितना टाइम लगा? नहीं लगा ना। तो ये तुम बना सकते हो, बना सकते नहीं, बना के आओगे, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। 2 DNA सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन वर प्रिपेयर्ड, बताया। उसके बाद these were introduced into E. coli to produce A and B chain separately, और फिर दोनों को इकट्ठे जोड़ा गया, कौन से? डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ। These chain were extracted and combined by creating disulfide bond। हुआ क्लियर? तो साथ में जो डायग्राम मैंने बनाया वो भी इंपॉर्टेंट है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्गेनिज्म में बी कन्फॉर्मर और रेगुलेटर। बहुत बढ़िया। कन्फॉर्मर मतलब मैम अंदर जो बाहर जो, मतलब अंदर जो बाहर जो नहीं, बाहर जो वो अंदर, मतलब मैम नहीं समझ में आया। अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा तो अंदर भी ज्यादा, अगर बाहर टेम्परेचर कम अंदर भी कम। अब बोलोगे मैम ऐसे तो ऑर्गेनिज्म ही खत्म हो जाएगा। हाँ, इसीलिए वो क्या करते हैं? उस जगह से भाग जाते हैं, मतलब माइग्रेट कर जाते हैं या सो जाते हैं, जो तुम्हारा फेवरेट काम है, जो अब नहीं कर सकते जब तक बोर्ड्स होते नहीं है ओवर। ठीक है मैम, याद आ गया। अब बताओ मेरे को, तो कॉन्फॉर्मर मतलब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। एक और नाम मैम पॉइक्लोथर्मिक, एक और नाम मैम स्टेनोथर्मल, ठीक है। मतलब जो अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक जो प्रोसेस है जिसका नाम होम्योस्टैसिस है वो परफॉर्म नहीं कर पाते, या ऑस्मो रेगुलेशन उस हिसाब से नहीं कर पाते, ठीक है। और इसी को उल्टा क्या होता है मैम? रेगुलेटर। एक हमने ग्राफ में पढ़ा था। अब बोलोगे मैम क्या यहाँ ग्राफ बना के आए? बिल्कुल बना के आओ, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या है? कॉन्फॉर्मर है। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो क्या है? रेगुलेटर है। क्यों? अच्छा, ये लाइन किसके बीच में? एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा? एक्सटर्नल एनवायरमेंट, और उसके बाद वाई एक्सिस पे क्या रहेगा? इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक है। वापस सारी लेबलिंग जरूर करके आना, नहीं तो सब कुछ इतना अच्छा लिख के कचरा हो जाएगा, ठीक है।
चलो अब बताओ रेगुलेटर का दूसरा नाम मैम वार्म ब्लडेड, एक और नाम मैम होम्योथर्मिक, क्यों? क्योंकि मैम वो होम्योस्टैसिस करते हैं। एक और नाम मैम यूरीथर्मल, ठीक है, याद आ गया। अब पढ़ लें आगे क्या बोल रहे हैं। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। अच्छा ये बताओ कॉन्फॉर्मर्स का एक एग्जांपल बताओ। मैम बर्ड्स एंड मैमल्स को छोड़ के जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, फिशेस हो गए, एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल हो गए, सबके सब क्या है? कॉन्फॉर्मर्स है। और बाकी ये जो दो एव्स मतलब बर्ड्स और मैमल्स कौन है? रेगुलेटर हैं। क्लियर हुआ? चलो आंसर देखते हैं। Conformers, organism which cannot maintain a constant internal environment under varying external environment, क्योंकि बाहर जो है वही अंदर है, ठीक है, तभी तो लीनियर लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन बनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाहर जितना उतना अंदर। ओके, condition change in body temperature and osmotic concentration with change in external environment. Example all plant, fishes, amphibian and reptiles. ठीक है, अब इसी का उल्टा क्या बोलोगे? Organism which can control या which can maintain homeostasis, physiological mean और behavioral mean या maintaining constant body temperature and osmotic concentration. Example क्या है? Birds and mammals. हुआ क्लियर? चलो सेकेंड पार्ट देखो। वाई आर देयर मोर कन्फॉर्मर्स देन रेगुलेटर इन द एनिमल वर्ल्ड? देखो जरा, थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर ऑल एनिमल। तुम्हें गर्मी हो रही है, तुम्हारी स्वेट ग्लैंड ओपन हो जाएंगी, ठंड लग रही है, तुम्हारा क्या हो जाएगा? गूज बम्स आने शुरू होंगे, पाइलो इरेक्शन होगा। तो ये सारी चीजें के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, और वो सबके पास होती नहीं है। मतलब हर सेल का अलग अलग मेटाबॉलिज्म लेवल रहता है, ठीक है। अब हम कर पाते हैं, इसलिए हम क्या है? होम्योथर्मिक है, इसलिए हम क्या हैं? थर्मो रेगुलेटर्स हैं। क्लियर हुआ? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। Compare giving reason the J shape and S shape model of the population growth of species. इतना ही बोल दो, सब याद आ जाएगा। अच्छा, J शेप का दूसरा नेम मैम कभी कभी कुछ बुक्स में T लिखा रहता है, ठीक है। एक और नेम बताओ मैम, एक्सपोनेंशियल। क्यों एक्सपोनेंशियल बोलते? मैम पॉपुलेशन इतनी सी है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, कंपटीशन में कोई है नहीं, तो पॉपुलेशन पहले तो धीरे धीरे एडजस्ट होगी, बोलेगी अच्छा मैं पहचानती हूँ आसपास क्या है। फिर जब उसको पता चलेगा कंपटीशन में कोई नहीं है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो एकदम ग्रोथ बढ़ जाएगी। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे रिसोर्सेज एकदम खत्म हो जाएंगे, तो मास डेथ होने लगेगी, इसलिए वहां पे आके एकदम रुक जा रहा है। अच्छा, क्या ये रियल में होता है? नहीं मैम, ये तो थियोरेटिकल कर्व है। अच्छा, तो रियलिस्टिक कर्व क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म का? मैम जिसको सिग्मॉइड शेप कर्व या एस शेप कर्व या लॉजिस्टिक कर्व बोलते हैं। क्यों मैम? क्योंकि उसमें 4 फेजेस होते हैं, तुम्हारे बुक में 3 दिए तो वो 3 ही पढ़ेंगे। पहले वाले को क्या बोलते हैं? लैग फेज, जिसमें वही एनिमल थोड़ा क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है आउटर एनवायरनमेंट के बारे में, पता लगा रहा है अच्छा रिसोर्सेज इतने हैं। उसके बाद पर यहाँ रिसोर्सेज होंगे, एक टाइम बाद लिमिटेड हो जाएंगे। उसके बाद आता है वो लॉग फेज में, जहाँ पे इसीलिए उसको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा और स्पीड इस पर्टिकुलर जगह पे उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होगी। फिर इस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है या स्टेबल कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पहुंच चुकी है? के पे। के मतलब कैरिंग कैपेसिटी पे। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन वो पर्टिकुलर हैबिटेट क्या कर सकता है? बैलेंस कर सकता है या टॉलरेट कर सकता है या होल्ड कर सकता है, तो उसको बोलते हैं के मतलब कैरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे मैम ये होगा कि जितना डेथ रेट है बस उतना ही बर्थ रेट है। मतलब अभी तक यहाँ पे क्या था? बर्थ रेट ज्यादा है ना, ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत हो रही है, पर वहां पे हर चीज इक्वल हो रही है। और एक टाइम आएगा जब जो तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, क्या होगा? ये डिक्लाइन फेज में जाएगा। याद आया? मैंने बताया था हम कहीं हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ऑफ लॉग फेज पे है, धीरे धीरे हम कैरिंग कैपेसिटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर होगा क्या? रिसोर्सेज लिमिटेड, हर चीज लिमिटेड, कंपटीशन नेक्स्ट लेवल। तो अगर एक इंसान मर रहा है तो सिर्फ एक ही पैदा हो रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है। बॉस आई बात समझ में? वही पूछ रहे हैं ना वो। चलो देख लेते हैं। एस शेप मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का स्पीशीज, तो कंपेयर करना है, तो ये इतनी सारी जो चीजें बोली वही लिखी हैं। देखो जरा,
जे शेप्ड ग्रोथ कर्व या एस शेप ग्रोथ कर्व। रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, बट ऑब्वियस अनलिमिटेड इसलिए शूट हो रहा है। एस शेप रिसोर्सेज आर लिमिटेड, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल, तभी तो इसका नाम है एक्सपोनेंशियल। इसका नाम क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। आखिरी, एज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड ऑल इंडिविजुअल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। वही एकदम बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, पर यहाँ होगा क्या? नहीं, धीरे धीरे एडजस्ट होते चलेगा। द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, क्योंकि क्या है? कॉम्पिटिशन है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसी में क्या करना है? सर्वाइव करना है। हुआ क्लियर इतना? अब बोलोगे क्या मैम इसमें ग्राफ बनाना है? बिल्कुल बना के आना है, ये मत वेट करो कोई बोलेगा, क्योंकि बाय चांस कोई पॉइंट तुम्हारा यहाँ मिस हो गया, तो अगर सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया, या मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो पॉइंट यहाँ लिखना था तुमने मिस आउट कर दिया, पर उसका पिक्टोरियल तुम व्यू या ग्राफिकल व्यू देके आ गए, तो उस केस में हो सकता है इसको भी वो डिफरेंस में कंसिडर कर लें। ठीक है, चलो अब इसके सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डिस्कस करेंगे इसका बी पार्ट। चलो, तो बी पार्ट क्या बोला है? एक्सप्लेन फिटेस्ट ऑफ अ स्पीशीज एज मेंशन बाय डार्विन। अब देखो होता क्या था कि ये वाला जो पार्ट है वो तुम्हारे इवोल्यूशन वाले चैप्टर का पार्ट है, जो इस बार टर्म 2 में डिलीट हो गया है। पर ठीक है, पढ़ने में क्या जा रहा है वापस, तो मैम ये आएगा क्या? नहीं आएगा, ये टर्म 2 में नहीं आएगा। पर समझो, तुम इंपॉर्टेंट समझो इस टाइप के क्वेश्चन की, कि देखो जब पहले ये सारे 2017 में तो टर्म 1 टर्म 2 का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना, वो तो फुल सिलेबस चलता था, तो तब उन्होंने 2 चैप्टर के कंसेप्ट को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया। देखो ये अलग चैप्टर का है और ये अलग चैप्टर का है, ठीक है, पर वापस अभी तुमको ये वाला कंसेप्ट आएगा नहीं, पर अपन को पढ़ने में भी कोई बुराई नहीं, कि एक बस पता होना चाहिए, क्या पता बाय चांस आ गया तो देखो, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जब रिसोर्सेज क्या है? कम है, कंपटीशन ऑकर। अब देखो कंपटीशन वर्ड आया, तुमने अलग अलग रिलेशनशिप्स पढ़े हुए हैं, तो मैम ये तो फिर आ सकता है डार्विन के नाम के अंडर, हाँ, और तुम बोल भी नहीं पाओगे कि आउट ऑफ कोर्स है। क्यों? तुमने कंपटीशन पढ़ा है, क्योंकि तुम सब लोग भी तो कंपटीशन में हो, तुम सब लोगों को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आने, तो तुम्हारा कंपटीशन कौन है? जो तुम्हारे बगल में बैठा है ना, या कोई जो तुम्हारे साइड में बैठा है, या कोई तुम्हारा फ्रेंड है, दोस्त है, दोस्त फ्रेंड एक ही होता है, भाई बहन है, ठीक है, तो क्या है? रिसोर्सेज इतने हैं, पर तुमको भी वही चाहिए, तो क्या हो रहा है? कंपटीशन। ठीक है, वापस, तो ये क्वेश्चन मैम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो तुम ये मत बोलना मैम आउट ऑफ कोर्स से अगर ये क्वेश्चन आ गया तो डार्विन का तुमने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा नहीं है, पर उसके आंसर जो है, जो कंपटीशन वाला रिलेशनशिप है, वो पढ़ा हुआ है। तो देखो, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कंपटीशन ऑकर बिटवीन इंडिविजुअल, द फिटेस्ट विल सर्वाइव हु रिप्रोड्यूस टू लीव मोर प्रोजेनी। हुआ का क्लियर? मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो फिटेस्ट रहेगा, जो इतनी कोरोना वाली सिचुएशन हुई, टर्म 1 का अलग सिलेबस था, टर्म 2 का अलग सिलेबस था, अब तुम लोग बहाना नहीं मार सकते मैम ऑनलाइन था इसलिए ढंग से मार्क्स नहीं आ रहे, तो ऑनलाइन था तो हम तो थे ना, मैग्नेट ब्रेन्स तो था ना, पढ़ने वाले को तो पढ़ सकते हो, तो जो बहाना नहीं मारेगा, कंपटीशन वाले लेवल पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके साथ एडजस्ट करके जो सर्वाइव करेगा, बेसिकली मैम मतलब आप बोल रहे हम सर्वाइव कराने का तरीका बता रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हो, तो जो सर्वाइव कराने का तरीका बताएगा या बनाएगा या खुद ऑब्टेन करेगा, और जो सर्वाइव करेगा, जो फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा, वही आगे जिंदा रहेगा और क्या करेगा? अपनी प्रोजेनी बढ़ाएगा। हुआ क्लियर? तो इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है तुम्हारा 2017 का मेन वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो होता है खत्म। अब अगर बाकी कुछ थोड़े बहुत अगर तुम्हारे पेपर मिस आउट हो गए हो, या वापस वन शॉट देखना हो, या मैम जो भी आपने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए, या फिर जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डिस्कस किए, तो ये सब कहाँ मिलेगा तुमको? वेबसाइट पे मिलेगा। जाओ वेबसाइट पे www.magnetbrains.com टाइप करो, जैसे ही टाइप करोगे ये होम पेज आएगा, अपना क्लास सिलेक्ट करो, सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, चैप्टर सिलेक्ट करो, जो भी तुम सुनना चाहते हो, और बस पढ़ना शुरू करो। गिन के दिन बचे हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, अब जितना भी है सब कुछ टाइम के लिए बंद रखना है। एक बार कंपटीशन में आ जाओ, फिट खुद को प्रूव कर दो, फिर तुम्हारा आगे प्रोजेनी, मतलब अभी प्रोजेनी तो नहीं पर हाँ आगे का सर्वाइवल इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक स्टडी हार्ड।